दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको कहीं भी और ऐसी कहानियाँ नहीं मिलेंगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जब एक औरत 22 साल के बाद अपने पति से तलाक लेने कोर्ट पहुंची तो वकील भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। ऊपर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा था। अमीर पति, पढ़ा लिखा बेटा, सम्मानित परिवार। फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि वह औरत इतने सालों के बाद अपने रिश्ते को ख़त्म करना चाहती थी? सच्चाई सुनकर शायद कोई भी कुछ पल के लिए चुप हो जाता। नताशा सुबह जल्दी सोकर उठी और उसने अपने बड़े से आलीशान कमरे को आखिरी बार देखा, जहां उसने अपनी जिंदगी के 22 साल बिताए थे। आज उसका चेहरा बहुत शांत था और उसके मन में कोई भी डर नहीं था। उसने अलमारी से अपना सफ़ेद रंग का सादा सूट निकाला और उसे पहनकर आईने के सामने खड़ी हो गई। नताशा ने अपने बालों को ठीक किया और हल्का सा काजल लगाया। वह आज एक नई शुरुआत करने जा रही थी। उसने अपना छोटा सा बैग उठाया जिसमें उसके कुछ जरूरी कागजात रखे थे। घर के नौकर उसे देख रहे थे, क्योंकि नताशा आज बिना किसी को कुछ भी बताए घर से बाहर निकल रही थी। वे अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठी और ड्राइवर से उसे सीधे कोर्ट ले जाने को कहा। रास्ते भर वह खिड़की से बाहर देखती रही और उन पुरानी यादों को पीछे छोड़ती रही जो उसे सालों से परेशान कर रही थी। जब वह कोर्ट की बड़ी सीढ़ियों पर चढ़ने लगी तो लोग उसे हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि वह बहुत अमीर और बड़े खानदान की लग रही थी। सबको ऐसे लग रहा था कि इतनी सुंदर और खुशहाल दिखने वाली औरत को यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। नताशा ने किसी की परवाह नहीं की और सीधे ही वकील के कैबिन की तरफ बढ़ गई। उसके चलने के अंदाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे उसने खुद को किसी बड़ी कैद से आज़ाद कर लिया हो। आज उसके दिल पर कोई भी बोझ नहीं था और वह बस अपनी आज़ादी के कागज़ों पर दस्तखत करना चाहती थी, ताकि वह फिर से अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सके। नताशा जब वकील नेहा के कैबिन के दरवाजे पर पहुंची तो उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, ताकि वह खुद को पूरी तरह से शांत कर सके। फिर उसने धीरे से दरवाज़ा धकेला और अंदर कदम रखा। कमरे के अंदर का नज़ारा बाहर की भीड़ से बिल्कुल अलग था। वहाँ चारों तरफ लकड़ी की बड़ी अलमारियों में मोटी मोटी कानूनी किताबें भरी थी और हवा में पुराने कागज़ों की एक अजीब सी खुशबू महक रही थी। वकील नेहा अपनी मेज पर झुककर कुछ फाइलें पढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही उसने नताशा को अंदर आते हुए देखा, वह कुछ पलों के लिए ठिठक गई। नेहा ने अपने करियर में हज़ारों औरतें देखी थी जो कि अपनी शादी बचाना चाहती थी या जो रोते हुए आती थी, लेकिन नताशा को देखकर उसे लगा कि वह किसी फिल्म की नायिका है जो कि बहुत हिम्मत जुटाकर यहाँ आई है। नताशा ने बिना कुछ भी बोले सामने रखी खाली कुर्सी को खींचा और उस पर बहुत ही सलीके से बैठ गई। उसने अपने बैग से एक फाइल निकाली और मेज पर सरका दी। नेहा ने चश्मा ठीक करते हुए नताशा के चेहरे को गौर से पढ़ा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू की जाए। नेहा को लगा कि शायद ये कोई ज़मीन का मामला होगा या कोई व्यापार का झगड़ा, क्योंकि नताशा के गले में महंगा हार था और हाथों में कीमती अंगूठियां थी जो कि उसकी अमीरी की गवाही दे रही थी। फिर नेहा ने बहुत ही धीमे स्वर में पूछा कि वह उनकी क्या मदद कर सकती है।
तब नताशा ने अपनी नज़रें नेहा की आंखों में डाली और बहुत ही साफ लहजे में कहा कि उसे अपने पति समीर से तुरंत तलाक चाहिए। ये सुनकर नेहा का पेन उसके हाथों से गिरते गिरते बचा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने बड़े घर की बहू इस उम्र में ऐसा फैसला ले सकती है। नेहा ने फाइल खोली और उसमें समीर का नाम देखा, जो कि शहर का बहुत जाना माना चेहरा था। नेहा ने नताशा से पूछा कि क्या उसे यकीन है, क्योंकि 22 साल का समय बहुत लंबा होता है और इस उम्र में लोग अक्सर समझौता करना ही पसंद करते हैं। नताशा की आंखों में उस वक्त एक अजीब सी आग दिखी। उसने बताया कि लोग सिर्फ उसकी अमीरी देखते हैं, लेकिन कोई उस दर्द को नहीं देखता जो वह हर रात सहती है। नताशा ने कहना शुरू किया कि समीर उसे समाज के सामने एक ट्रॉफी की तरह सजा कर रखता है, लेकिन घर की चार दीवारी के भीतर वह उसे एक इंसान भी नहीं समझता। नेहा चुपचाप नताशा की बातें सुन रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि नताशा का हर शब्द उसके दिल की गहराई से निकल रहा है। नताशा ने बताया कि अब उसका बेटा आर्यन बड़ा हो गया है और उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई है, इसलिए अब वह एक पल भी उस घुटन भरे माहौल में नहीं रहना चाहती, जहां उसे अपनी मर्जी से सांस लेने की भी आज़ादी नहीं है। वकील नेहा ने जब नताशा के दृढ़ निश्चय को देखा तो उसे समझ आ गया कि ये औरत अब पीछे मुड़ने वाली नहीं है। उसने नताशा के सामने कुछ फॉर्म रखे और उसे कानूनी प्रक्रिया समझाने लगी, लेकिन नताशा का ध्यान उन कागजों से ज़्यादा अपनी उस आज़ादी पर था जो उसे सालों के बाद मिलने वाली थी। वह कैबिन के अंदर बैठी तो थी, लेकिन उसका मन उन यादों के अंधेरे कमरों में भटक रहा था, जहां समीर ने उसके आत्मसम्मान को बार बार कुचला था। अब नताशा के लिए वकील का कैबिन सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि वह रास्ता था जो उसे एक नई और अपनी खुद की दुनिया की तरफ लेके जा रहा था, जहां कोई उसे छूने से पहले उसकी मर्जी नहीं पूछेगा और कोई उसे अपनी जागीर नहीं समझेगा। नताशा ने अब वकील के सामने अपने दिल की वो परतें खोलनी शुरू की जिन्हें उसने 22 सालों से दुनिया से छिपा कर रखा था। उसने बताया कि कैसे समीर के साथ उसकी शादी एक सजा बन गई थी, जो हर गुजरती रात के साथ और भी डरावनी होती जा रही थी। नताशा ने बहुत ही धीमे स्वर में अपनी उन काली रातों का जिक्र किया जब समीर शराब के नशे में धुत होकर कमरे में आता था और बिना कुछ पूछे नताशा पर टूट पड़ता था। समीर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि नताशा थक गई है या उसका मन नहीं है या वह बीमार है। उसके लिए नताशा की देह बस एक खिलौना थी जिसे वह अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना अपना हक समझता था। जब समीर उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में जकड़ता तो नताशा को अपनी ही खाल से नफरत होने लगती थी। वह उन पलों में पत्थर की मूर्त बन जाती और छत की ओर ताकती रहती, जबकि समीर उसकी खामोशी को उसकी सहमति मान लेता था। कई बार नताशा ने उसे रोकने की कोशिश की और उससे विनती भी की कि वह इंसान की तरह बर्ताव करे, लेकिन समीर का अहंकार और उसकी ताकत हमेशा नताशा की आवाज़ को दबा देती थी। समीर उसे याद दिलाता था कि वह इस घर की रानी है और उसे बदले में बस समीर की शारीरिक भूख को शांत करना है। नताशा ने बताया कि कैसे अगली सुबह उसे फिर से एक आदर्श पत्नी का मुखौटा पहनकर डाइनिंग टेबल पर बैठना पड़ता था, जहां समीर
सबके सामने उसे प्यार से पुकारता और उसके हाथ का बना नाश्ता खाता। ये दोहरा जीवन नताशा को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। उसने वकील को बताया कि कभी कभी समीर अपनी अमीरी और रुतबे के नशे में इतना अंधा हो जाता था कि वह नताशा को अपनी उन दोस्तों की महफिलों में भी ले जाता जहां औरतों को सिर्फ भोग की वस्तु समझा जाता था। वहां समीर चाहता था कि नताशा छोटे कपड़े पहने और उसके दोस्तों के साथ हंस हंस कर बातें करे ताकि समीर का नाम समाज में और बड़ा हो सके। जब नताशा मना करती तो समीर उसे घर आकर मानसिक रूप से प्रताड़ित करता और उसे याद दिलाता कि उसे जो भी ऐशो आराम मिल रहा है वह समीर की वजह से है। नताशा ने उन चोटों के निशान भी याद किए जो उसने मेकअप के नीचे छिपाए थे, क्योंकि समीर कभी कभी गुस्से में अपना आपा खो देता और नताशा को कस कर पकड़ लेता था, जिससे उसकी कोमल त्वचा पर नीले निशान पड़ जाते थे। वकील नेहा ये सब सुनकर सन्न रह गई थी, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि इतने बड़े बंगले के अंदर ऐसी घिनौनी हकीकत दफन हो सकती है। नताशा ने कहा कि वह अब उस बिस्तर पर एक रात भी नहीं सो सकती जहां उसे हर पल अपनी गरिमा नीलाम होती महसूस होती थी। वह अब उस स्पर्श से मुक्ति चाहती थी जो कि उसे गंदा महसूस कराता था, और वह चाहती थी कि अब उसके शरीर पर सिर्फ उसका अपना अधिकार हो। नताशा की बातें सुनकर कमरे में एक भारी सन्नाटा छा गया था, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ एक औरत के दुखों की नहीं थी, बल्कि उस अदृश्य हिंसा की थी जिसे समाज अक्सर बंद दरवाजों के पीछे जायज़ मान लेता है। नताशा अब उस कैद खाने की दीवारें तोड़कर अपनी आत्मा को फिर से पवित्र और आज़ाद महसूस करना चाहती थी। नताशा ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि कैसे उसने अपनी आत्मा को मारकर इतने साल सिर्फ एक उम्मीद में गुजार दिए कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बताया कि शुरू के सालों में वह बहुत रोती थी और समीर के पैरों तक गिर जाती थी कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ दे, लेकिन समीर को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, बल्कि वह नताशा की कमजोरी का फ़ायदा उठाने लगा। जब नताशा को पता चला कि वह माँ बनने वाली है तो उसे लगा कि शायद अब समीर के स्वभाव में कोई बदलाव आएगा और वह एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। लेकिन समीर के लिए बच्चा भी बस एक वारिस की तरह था। उसने नताशा के गर्भवती होने के दौरान भी उसकी तकलीफ का ख्याल नहीं रखा और अपनी शारीरिक ज़रूरतों को ऊपर रखा। नताशा ने वह दिन याद किया जब वह बहुत बीमार थी और उसे तेज बुखार था, लेकिन समीर ने उस हालत में भी उसके साथ बिस्तर पर ज्यादती की और उसकी सिसकियों को अनसुना कर दिया। उस रात नताशा ने पहली बार महसूस किया कि उसका पति एक इंसान नहीं बल्कि एक शिकारी है जो कि सिर्फ अपनी भूख मिटाना जानता है। जैसे जैसे साल बीतते गए, नताशा ने अपने जज्बातों को एक कोने में दफन कर दिया और खुद को पूरी तरह से अपने बेटे आर्यन की परवरिश में लगा दिया। उसने बेटे के सामने कभी समीर की बुराई नहीं की और ना ही कभी उसे अपने आंसुओं की भनक लगने दी। वह दिन भर घर के कामों और बेटे की पढ़ाई में खुद को इतना व्यस्त रखती कि उसे अपनी ज़िंदगी के खालीपन का एहसास ना हो। लेकिन जब रात होती और समीर के भारी कदमों की आवाज़ सीढ़ियों पर सुनाई देती तो नताशा का पूरा शरीर कांपने लगता था। वह बिस्तर पर लेटकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि काश आज समीर को नींद आ जाए या वह कमरे में ही ना आए, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता था। समीर कमरे की लाइट जलाता
और नताशा को जबरन अपनी ओर खींचता। वह उसे गंदी बातें कहता और उसे एहसास कराता कि वह उसकी खरीदी हुई दासी है। नताशा ने बताया कि उसने समाज और लोक लाज के डर से कभी किसी को ये सच नहीं बताया, क्योंकि उसे पता था कि लोग उसे ही गलत समझेंगे और कहेंगे कि इतने बड़े घर की रानी होकर भी वह नखरे कर रही है। उसे अपनी माँ की बातें याद आती थी, जो कि हमेशा कहती थी कि बेटी, पति का घर ही औरत का असली ठिकाना होता है, चाहे वहाँ कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। नताशा ने उन कड़वी यादों को उगलते हुए कहा कि उसने अपनी जवानी उस बिस्तर पर कुर्बान कर दी जहां उसे कभी प्यार नहीं मिला, बल्कि सिर्फ अपमान और दर्द ही मिला। अब वह खुद को और ज़्यादा नहीं मार सकती, क्योंकि अब उसका वजूद पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर था। वह उस महल जैसे घर से बाहर निकलकर किसी छोटी सी कुटिया में रहना पसंद करती, जहां कम से कम वह सुकून की नींद सो सके और उसे किसी के हाथ लगने का डर ना सताए। नताशा की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक चट्टान जैसी मजबूती थी, जो ये बता रही थी कि उसने अब अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले ली है और वह अब किसी भी कीमत पर पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। नताशा ने वकील को बताया कि उसका बेटा आर्यन ही उसकी दुनिया का केंद्र था और वही एकमात्र वजह थी जिसकी वजह से वह उस नर्क में बनी रही। उसने अपनी हर तकलीफ को सिर्फ इसलिए सहा ताकि आर्यन को एक सुखी परिवार और समाज में सम्मान मिल सके। वह नहीं चाहती थी कि लोग आर्यन की तरफ उंगली उठाए या उसे एक टूटे हुए परिवार का बच्चा कहे। नताशा ने बताया कि जब आर्यन छोटा था तो वह अक्सर अपनी माँ की उदासी को भांप लेता था, लेकिन नताशा अपनी झूठी मुस्कुराहट के पीछे सारा दर्द छिपा लेती थी। उसने आर्यन के सामने हमेशा समीर को एक अच्छे पिता के रूप में पेश किया, भले ही समीर अपनी रातों की अय्याशियों में डूबा रहता था। जब आर्यन किशोर अवस्था में पहुंचा तो समीर की हरकतें और भी बेलगाम हो गई। वह कभी कभी घर में अपनी प्रेमिकाओं को भी ले आता और नताशा से कहता कि वह उनके लिए ड्रिंक्स और खाना तैयार करे। नताशा के लिए यह किसी गहरे जख्म पर नमक छिड़कने जैसा था, लेकिन उसने अपनी आंखों के आंसू पिए और सब कुछ किया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने विद्रोह किया तो समीर आर्यन की पढ़ाई का खर्चा रोक देगा या उसे घर से निकाल देगा। नताशा ने उन दिनों को याद किया जब वह रात भर जाकर आर्यन के प्रोजेक्ट्स पूरे करती थी और उसे बड़े सपनों के लिए तैयार करती थी। समीर को बस इस बात का गर्व था कि उसका बेटा एक दिन बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ताकि दुनिया में उसका नाम और ऊंचा हो सके। नताशा ने बताया कि कई बार समीर ने आर्यन के सामने भी नताशा को अपमानित किया और उसे नीचा भी दिखाया, लेकिन नताशा चुप रही, क्योंकि वह जानती थी कि उसे बस कुछ साल और रुकना है। उसे उस दिन का इंतजार था जब आर्यन अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा और उसे उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। नताशा की ममता ने उसे एक ऐसी ढाल बना दिया था जिसने समीर के हर वार को खुद पर झेल लिया ताकि उसका बेटा सुरक्षित रह सके। अब जब आर्यन का दाखिला देश के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में हो गया और वह अपना सामान लेकर हॉस्टल चला गया, तो नताशा को लगा कि उसकी 22 साल की तपस्या पूरी हो गई है। जिस दिन उसने आर्यन को स्टेशन पर छोड़ा और उसे गले से लगाया, तो उस वक्त उसे अपनी आज़ादी की खुशबू आने लगी थी। आर्यन ने जाते वक्त अपनी माँ की आंखों में देखा और धीरे से कहा था कि माँ, अब आप अपने लिए जीना शुरू करो। ये सुनकर नताशा को लगा कि उसके बेटे ने उसे मौन अनुमति दे दी है। नताशा ने वकील से कहा
कि अब उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही उसे समीर की दौलत का कोई लालच है। वह बस उस नाम से छुटकारा चाहती थी जो उसे हर पल अपनी गुलामी की याद दिलाता था। उसे अब समाज के तानों का डर नहीं था, क्योंकि उसने अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी और अब वह उस बोझ को उतार देना चाहती थी जिसे वह अपनी छाती पर पत्थर की तरह ढो रही थी। नताशा ने वकील को बताया कि जिस दिन आर्यन घर से चला गया उस रात घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। समीर हमेशा की तरह देर रात घर लौटा और उसने नताशा को हुक्म दिया कि वह उसके पैर दबाए और उसके लिए शराब का गिलास तैयार करे। नताशा, जो अब तक एक रोबोट की तरह सारे काम करती थी, उस दिन अपनी जगह से हिली भी नहीं। समीर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और वह चिल्लाते हुए नताशा के करीब आया। उसने नताशा का हाथ मरोड़ते हुए उसे बिस्तर की तरफ धकेला और उसके साथ फिर से वही सब करने की कोशिश की जो वह बरसों से करता आ रहा था। लेकिन उस रात नताशा के अंदर की दबी हुई चिंगारी भड़क उठी। उसने पूरी ताकत से समीर को पीछे धक्का दिया और बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। समीर की आंखों में हैरानी और गुस्सा था। उसने नताशा को धमकी दी कि वह उसे सड़क पर फेंक देगा, लेकिन नताशा की आंखों में अब कोई भी डर नहीं था। उसने समीर की आंखों में आंखें डालकर साफ कह दिया कि अब वह उसकी और उसके शरीर की जागीर नहीं है। नताशा ने उस रात अपनी अलमारी से अपनी साड़ियाँ और गहने निकाले और उन्हें कमरे के बीच में फेंक दिया। उसने कहा कि ये सब सामान उस कीमत की तरह हैं जो समीर ने उसकी असमत और उसकी जवानी के बदले चुकाई थी। समीर ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया, लेकिन नताशा ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया और उसे याद दिलाया कि अब उसका बेटा बड़ा हो गया है और वह अब किसी भी अपमान को चुपचाप नहीं सहेगी। नताशा ने उस रात अपना एक छोटा सा बैग पैक किया जिसमें उसने सिर्फ अपनी माँ की दी हुई एक पुरानी साड़ी और कुछ जरूरी कागजात रखे। वह उस आलीशान बेडरूम से बाहर निकल आई जहां उसकी रूह हर रात कुचली जाती थी। उसने घर के बड़े दरवाजे को पीछे से बंद किया और सड़क पर आ गई। आधी रात का समय था और ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन नताशा को वह हवा बहुत सुकून दे रही थी। उसे लगा जैसे उसके शरीर पर चिपकी समीर की गंदी छुअन उस हवा के साथ धुल रही है। उसने उस रात एक साधारण से होटल में कमरा लिया और पहली बार अपनी मर्जी से चैन की नींद सोई। उसे अब किसी के आने का खौफ नहीं था और ना ही किसी की भूख शांत करने की मजबूरी। नताशा ने तय कर लिया था कि वह अब लौटकर उस सोने के पिंजरे में कभी नहीं जाएगी जहां उसे दासी समझा जाता था। उसने अपनी आज़ादी का जो स्वाद चखा था वह समीर की करोड़ों की दौलत से कहीं ज़्यादा कीमती था। अब नताशा के लिए पुरानी बंदिशें पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह एक नई औरत बनकर उभर रही थी जिसे अपनी देह और अपने आत्मसम्मान पर पूरा गर्व था। अगले कुछ दिन नताशा के लिए बहुत कठिन लेकिन एक नई चेतना से भरे हुए थे। जब शहर में ये खबर फैली कि इतने बड़े खानदान की बहू घर छोड़कर चली गई है तो जैसे समाज में भूचाल सा आ गया। समीर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए चारों तरफ ये झूठ फैला दिया कि नताशा की मानसिक हालत ठीक नहीं है या उसका किसी और के साथ संबंध है। नताशा के पास लगातार रिश्तेदारों के फ़ोन आने लगे और हर कोई उसे यही समझा रहा था कि उसे वापस लौट जाना चाहिए। उसकी अपनी सहेलियों ने उसे फ़ोन करके कहा कि 22 साल के बाद ये सब करना शोभा नहीं देता और समाज में उनकी थू थू हो रही है। नताशा उन सब की बातें सुनती, लेकिन उसके मन में कोई भी हलचल नहीं होती थी। उसे याद आता था कि जब समीर उसे कमरे में बंद करके प्रताड़ित करता था तब इनमें से कोई भी रिश्ता उसकी चीखें सुनने नहीं आया था। समाज की उन औरतों ने नताशा को ताने दिए
कि आजकल की औरतों में सहन शक्ति खत्म हो गई है और वे जरा सी बात पर घर तोड़ देती हैं। नताशा को उन औरतों पर तरस आता था जो खुद भी शायद वैसे ही नर्क में जी रही थी, लेकिन उनमें बाहर निकलने की हिम्मत नहीं थी। नताशा ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारना शुरू किया। समीर ने उसे डराने की कोशिश की और कहा कि वह उसे एक पैसा भी नहीं देगा और उसे दाने दाने के लिए मोहताज कर देगा। नताशा ने उसे जवाब दिया कि उसने 22 साल तक जो मजदूरी उसके घर में की है उसके बदले वे अपनी आज़ादी ले चुकी है और अब उसे उसकी जूठन की ज़रूरत नहीं है। नताशा ने अपनी पुरानी पेंटिंग की कला को फिर से जीवित किया और छोटे बच्चों को सिखाना शुरू किया ताकि वे अपना खर्च खुद उठा सके। उसे उन रातों की याद आती जब समीर उसे सजा के तौर पर भूखा सुला देता था, लेकिन अब वह अपनी मेहनत की सूखी रोटी खाकर भी खुद को रानी महसूस करती थी। उसे महसूस हुआ कि असली गरीबी पैसों की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की कमी होती है। लोग उसे बाजार में देखते तो आपस में कानाफूसी करते और उसे गंदी नज़रों से देखते, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। लेकिन नताशा ने अपना सिर हमेशा ऊंचा रखा क्योंकि वह जानती थी कि उसने अपनी मर्यादा कभी नहीं खोई, बल्कि उसे बचाने के लिए ही वह उस महल से बाहर आई है। और सबसे ज़्यादा फिक्र आर्यन की थी। लेकिन जब आर्यन का फ़ोन आया और उसने कहा कि माँ आप जहाँ भी हो बस खुश रहना, तो नताशा की सारी थकान मिट गई। नताशा को अब समझ आ गया था कि समाज सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करता है और अगर वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो यही लोग एक दिन उसके सामने झुकेंगे। उसने अपने वकील से साफ कह दिया कि वह समीर से 1 रुपया भी नहीं लेगी क्योंकि उसे वह गंदी कमाई का हिस्सा बनकर अपनी नई जिंदगी को अपवित्र नहीं करना चाहती थी। अब नताशा के लिए हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन वह खुश थी क्योंकि अब वह किसी की परेशानी नहीं बल्कि खुद की पहचान थी और वह उस पहचान को पूरी दुनिया के सामने साबित करने के लिए तैयार थी। नताशा की इस दृढ़ता ने समीर के अहंकार को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था और उसे अब अपनी हार साफ दिखाई दे रही थी। नताशा को अब उन अंधेरी रातों के बारे में सोचकर घृणा होती थी जब समीर उसके शरीर को अपना खिलौना समझता था। वह याद करती थी कि कैसे समीर उसे अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए बिस्तर पर मजबूर करता था और उसकी रूह तक को छलनी कर देता था। समीर को लगता था कि महंगे गहने और रेशमी साड़ियाँ देकर उसने नताशा को खरीद लिया है और वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है। उन रातों में नताशा की आंखों से बहने वाले आंसू समीर के लिए पानी के समान थे। नताशा ने बताया कि समीर अक्सर रात के अंधेरे में उसके पास आता और बिना उसकी इच्छा जाने उसके कपड़े उतारने लगता था। वह उसे अपनी बाहों में इतनी जोर से जकड़ता कि नताशा का दम घुटने लगता और जब वह दर्द से कराहती तो समीर उसे और भी जोर से दबाता था। नताशा के लिए वह शारीरिक सुख नहीं बल्कि एक बलात्कार जैसा था जो कि उसका अपना पति हर रात उसके साथ करता था। समीर उसे गंदी गालियां देता और कहता कि वह सिर्फ उसके मनोरंजन के लिए है। नताशा ने उन अपमानजनक पलों को याद किया जब समीर उसे अपनी पसंद के कपड़े पहनने और उसे रिझाने के लिए मजबूर करता था और अगर नताशा मना करती तो वह उसे मानसिक रूप से परेशान करता था। नताशा की देह पर समीर के दांतों और नाखूनों के निशान अक्सर रह जाते थे जिन्हें वे अगली सुबह लंबी आस्तीन के कपड़ों के नीचे छिपा लेती थी। वह अब उस बिस्तर की गंध और समीर के स्पर्श को पूरी तरह से नफरत करने लगी थी। नताशा को लगता था कि उसकी आत्मा गंदी हो चुकी है, लेकिन अब वह खुद को उस गंदगी से धो देना चाहती थी। उसने वकील से कहा कि उसे वह घर और वह बिस्तर अब किसी शमशान जैसा लगता है जहां उसकी इच्छाओं की रोज बलि दी जाती थी
अब वह अपनी काया पर किसी का भी हक नहीं चाहती थी और वह चाहती थी कि अब उसे कोई भी उसकी मर्जी के बिना छू न सके। नताशा ने यह भी बताया कि समीर को अपनी ताकत का इतना घमंड था कि वह नताशा को कभी इंसान नहीं बल्कि अपनी संपत्ति समझता था और वह संपत्ति की तरह ही उसके साथ व्यवहार करता था। अब नताशा के लिए उन यादों से बाहर निकलना जरूरी था, क्योंकि जब तक वह उस शारीरिक और मानसिक गुलामी को पीछे नहीं छोड़ती, वह अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकती थी। नताशा ने तय किया कि वह अब अपनी देह को सिर्फ अपनी गरिमा और अपने आत्मसम्मान के लिए सुरक्षित रखेगी और किसी भी पुरुष को उसे वस्तु समझने का मौका नहीं देगी। ये उसके लिए सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपनी खोई हुई असमत को फिर से हासिल करने की जंग थी, जिसमें वह अब जीत की ओर बढ़ रही थी। अदालत में जब केस की सुनवाई शुरू हुई तो समीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वह नताशा को दुनिया की नज़रों में गिरा सके। समीर ने जज के सामने नताशा के चरित्र पर उंगली उठाई और कहा कि 22 साल के बाद ये औरत सिर्फ पैसों और अपनी आज़ादी के नाम पर किसी और मर्द के चक्कर में घर छोड़कर गई है। समीर की बातें सुनकर नताशा के मन में एक पल के लिए गुस्सा आया, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और शांति से अपनी बारी का इंतजार किया। जब नताशा कटघरे में खड़ी हुई तो वकील ने उनसे पूछा कि वह इस उम्र में तलाक क्यों चाहती है। नताशा ने अदालत के भरे कमरे में बिना डरे समीर की उन काली करतूतों का जिक्र किया जो वह बंद कमरों में उसके साथ करता था। नताशा ने बताया कि कैसे समीर उसे अपनी वासना का शिकार बनाता था और उसे एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करता था। उसने समीर की उन गंदी आदतों का कच्चा चिट्ठा खोल दिया, जिसे सुनकर वहां बैठे लोग भी शर्म से झुक गए। नताशा ने कहा कि 22 साल तक उसने एक दासी की तरह समीर की हर जायज़ और नाजायज मांग पूरी की है, लेकिन अब वह अपने आत्मसम्मान को और नीलाम नहीं होने देगी। समीर ने जज को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन नताशा के पास उन रातों के जख्मों की ऐसी गवाही थी जिसे कोई जुठला नहीं सकता था। नताशा की आंखों में उस वक्त जो सच्चाई और दर्द था, उसने जज को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। समीर का अहंकार अब धीरे धीरे डर में बदलने लगा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि नताशा को अब डराया नहीं जा सकता। नताशा ने कोर्ट से साफ कह दिया कि उसे समीर की करोड़ों की जायदाद में से एक धेला भी नहीं चाहिए। वह बस उस आदमी के नाम से अपना नाम अलग करना चाहती है ताकि वह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन शांति से गुजार सके। नताशा के इस निस्वार्थ फैसले ने समीर के वकीलों को चुप करा दिया, क्योंकि उन्हें लगा था कि नताशा बारी गुजारा भत्ता मांगेगी। नताशा ने साबित कर दिया कि एक औरत के लिए उसकी गरिमा, उसकी देह और उसके सुकून से बढ़कर दुनिया की कोई दौलत नहीं होती। अदालत का माहौल बहुत भारी हो गया था और हर कोई उस औरत की हिम्मत की दाद दे रहा था जिसने अपने बेटे के भविष्य के लिए 22 साल तक नर्क सहा और अब अपनी आत्मा की पुकार पर खड़ी थी। नताशा को अब लगने लगा था कि वह कानूनी रूप से भी बहुत जल्द उस बंधन से मुक्त हो जाएगी जो उसे हर पल मार रहा था, और वह दिन अब दूर नहीं था जब वह समाज की बंदिशों से पूरी तरह से आज़ाद हो जाएगी। अदालत की कार्यवाही पूरी होने के बाद वह दिन भी आ गया जिसका नताशा को बरसों से इंतजार था। जज ने सारे सबूतों और नताशा की बातों को सुनने के बाद फैसला नताशा के हक में सुनाया और उसे समीर से आधिकारिक रूप से तलाक मिल गया। जैसे ही जज ने उस कागज़ पर दस्तखत किए, नताशा को लगा जैसे उसके पैरों में बंधी 22 साल पुरानी भारी जंजीरें एक झटके में टूट गई हों। वह कोर्ट रूम से बाहर निकली तो समीर उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अब भी वही नफरत और अहंकार था। समीर ने पास आकर धीरे से कहा कि अब तुम सड़क पर भीख मांगोगी और कोई तुम्हें सहारा नहीं देगा। नताशा ने उसकी तरफ देखा और एक फीकी मुस्कान के साथ कहा कि मैंने 22 साल तुम्हारी गुलामी में महल में रहकर जो दुख झेला है
इससे कहीं बेहतर सड़क की आज़ादी है। समीर पहली बार नताशा की आंखों में अपनी हार देख रहा था। नताशा ने अपनी गाड़ी की चाबी उसे वापस कर दी और पैदल ही कोर्ट परिसर से बाहर निकल गई। उसने सड़क के किनारे खड़े होकर एक रिक्शा किया और अपने उस छोटे से किराए के कमरे की तरफ चल दी जहां अब उसका अपना वजूद बसता था। उसने घर पहुंचकर सबसे पहले अपने बेटे आर्यन को फ़ोन किया। उसे बताया कि अब वह पूरी तरह से आज़ाद है। आर्यन ने अपनी माँ से कहा कि वह जल्द ही उससे मिलने आएगा और अब वह साथ मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। नताशा ने उस शाम अपने कमरे की खिड़की खोली और डूबते हुए सूरज को देखा। उसे अब रात होने का डर नहीं लग रहा था क्योंकि अब कमरे का दरवाज़ा उसकी मर्जी के बिना कोई नहीं खोल सकता था। उसने खुद के लिए चाय बनाई और अपनी उन पेंटिंग की किताबों को निकाला जिन्हें समीर ने बरसों पहले रद्दी समझकर फेंक दिया था। नताशा ने महसूस किया कि उम्र का ये पड़ाव अंत नहीं बल्कि उसके असली जीवन की शुरुआत है, जहां वह अपनी देह, अपनी रूह और अपने समय की खुद मालकिन है। उसे अब किसी की वासना का शिकार नहीं होना था और ना ही किसी के गुस्से को सहना था। उसने अपनी डायरी में लिखा कि एक औरत के लिए सबसे बड़ी जीत खुद को पहचानना है। नताशा ने अब तय कर लिया था कि वह अपनी बाकी की जिंदगी उन औरतों की मदद में बिताएगी जो आज भी उसी नर्क में जी रही हैं जहां वह कभी थी। नताशा की कहानी अब पूरे शहर के लिए एक मिसाल बन चुकी थी कि हक और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना कभी भी देर नहीं होती और आत्मसम्मान के साथ जीना ही असली जीवन है। नताशा अब एक आज़ाद परिंदा थी जो अपनी मर्जी के आसमान में उड़ने के लिए तैयार थी। नताशा की नई जिंदगी अब बहुत बदल चुकी थी। उसने एक छोटा सा घर लिया और उसे अपनी पसंद की पेंटिंग से सजाया। अब उसे रात के अंधेरे से डर नहीं लगता था क्योंकि अब उसके कमरे में कोई ज़बरदस्ती घुसने वाला नहीं था। नताशा ने अपनी पेंटिंग क्लास शुरू की जहां वह औरतों को आत्मसम्मान से जीना सिखाती थी। एक शाम वह अपनी बालकनी में बैठी थी और उसे महसूस हुआ कि अब उसकी देह पर समीर की गंदी छुअन का कोई निशान नहीं बचा है। वह अब अपनी मर्जी की मालकिन थी और उसे अपनी आज़ादी पर गर्व था। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा आर्यन उससे मिलने आया और उसने अपनी माँ के चेहरे पर चमक देखकर बहुत खुश हुआ। समीर अब शहर में अकेला पड़ गया था और उसकी दौलत भी उसे वह सुकून नहीं दे पा रही थी जो नताशा को अपनी छोटी सी कुटिया में मिल रहा था। नताशा ने समझ लिया था कि स्त्री कोई खिलौना नहीं है बल्कि एक शक्ति है। नताशा ने अपनी पुरानी कड़वी यादों को पीछे छोड़ दिया था और वह हर दिन अपनी मर्जी से जीने लगी थी। इस तरह नताशा ने खुद को उस नर्क से आज़ाद किया और अपनी बाकी की जिंदगी सुकून और इज्जत के साथ बिताई। अब वह पूरी तरह से एक आज़ाद औरत थी जिसका अपना एक नाम और अपनी एक पहचान थी और यही नताशा की इस नई और खूबसूरत ज़िंदगी की कहानी पूरी हुई। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो एक सब्सक्राइब और लाइक तो ज़रूर बनता है। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।